नमस्कार दोस्तों। आज के इस जबरदस्त ऐतिहासिक विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे और बात करेंगे मुगल साम्राज्य की। यहाँ सिर्फ तारीखों का रट्टा नहीं लगाना है, बल्कि उस सिनेमैटिक इतिहास को समझना है जिसने इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी और इसके बेहतरीन प्रशासन को चलाया। ये कहानी है शानदार रणनीति, कड़े संघर्ष और लाजवाब प्रशासनिक बुद्धिमत्ता की। आइए शुरू करते हैं। जरा 16वीं सदी के मैदान जंग की कल्पना करते हैं। क्या दूर गूंजती उन तोपों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है? आज मैं बाबर दिखाऊंगा कि कैसे मैंने पानीपत के मैदान में केवल बारूद और अपनी अचूक रणनीति का इस्तेमाल करके विशाल दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से कुचल दिया और एक नए साम्राज्य की नींव रखी। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि उस बेजोड़ सैन्य ताकत की शुरुआत है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए फटाफट इस सफर के रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। आज इन 5 प्रमुख पड़ावों से गुजरा जाएगा। बाबर की बारूदी नींव, हुमायूं का उथल-पुथल भरा निर्वासन, अकबर का सुदृढ़ीकरण, उनके कुछ बेहद महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार और अंत में साम्राज्य के पतन के बीच। पहला अध्याय, बाबर की बारूदी नींव। मुगल साम्राज्य के जीवन चक्र का ये वो पहला चरण है जहां सेना के आकार से ज्यादा रणभूमि की कूटनीति और तकनीकी चमक ने जीत तय की थी। साल 1526 भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक मोड़ों में से एक। उस वक्त उत्तर भारत में भारी राजनीतिक अस्थिरता थी। इब्राहिम लोदी और राजपूत शासकों के बीच लगातार टकराव चल रहे थे और इसी राजनीतिक शून्य और अस्थिरता का फायदा उठाते हुए पानीपत की पहली लड़ाई ने इतिहास की धारा को पूरी तरह मोड़ दिया। ये वो वक्त था जब अवसर और सटीक रणनीति का एकदम सही तालमेल हुआ। और ये बात इस तुलना से बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ इब्राहिम लोदी की पारंपरिक लेकिन बेहद विशाल सेना थी, वहीं दूसरी तरफ बाबर के पास उन्नत तोपखाना और फील्ड आर्टिलरी का बड़ा रणनीतिक लाभ था। ये इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे नई तकनीक और बेहतर युद्ध नीति ने एक बहुत बड़ी लेकिन पुरानी सोच वाली सेना को पटखनी दे दी। यहाँ रणनीति ने संख्या को पूरी तरह हरा दिया। दूसरा अध्याय, हुमायूं का उथल-पुथल भरा निर्वासन। साम्राज्य की स्थापना के तुरंत बाद ही एक ऐसा भारी संकट आया जिसने पूरे मुगल अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। इस कालक्रम को समझना बेहद जरूरी है। 1526 में बाबर द्वारा नींव रखने के बाद हुमायूं ने शासन संभाला, लेकिन बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, सूरी राजवंश का अंतराल, यानी सूरी इंटररेग्नम। मुगल कुछ समय के लिए सत्ता से बिल्कुल बाहर हो गए थे और इसके बाद जाकर कहीं तीसरी पीढ़ी में अकबर का राज्यारोहण हुआ। ये टाइमलाइन आगे की कहानी का मुख्य आधार है। हुमायूं के जीवन को अगर देखा जाए तो वो भारी उतार चढ़ाव से भरा रहा। उसने एक बेहद शानदार अफगान कमांडर शेर शाह सूरी के हाथों अपना साम्राज्य खो दिया। इसके बाद उसे 15 सालों तक निर्वासन यानी एक तरह से वनवास में रहना पड़ा। लेकिन हुमायूं ने हार बिल्कुल नहीं मानी। जबरदस्त दृढ़ता दिखाते हुए दिल्ली पर फिर से कब्जा किया गया। हालांकि विडंबना देखिए कि सत्ता वापस पाने के कुछ ही समय बाद पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी बेहद दुखद मृत्यु हो गई। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इस सूरी अंतराल को कभी भुलाया नहीं जा सकता। भले ही ये मुगल काल के बीच का एक छोटा सा ब्रेक था, लेकिन ये प्रशासनिक सुधारों के इतिहास के लिए अत्यंत आवश्यक है। परीक्षाओं की तैयारी के दृष्टिकोण से ये जानना बहुत जरूरी है कि शेर शाह सूरी के शासन और उसके बेहतरीन प्रशासनिक सुधारों पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो इस हिस्से को नजरअंदाज करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तीसरी कड़ी, अकबर और साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण। इतिहास का ये वो पन्ना है जिसे मुगल साम्राज्य का पुनरुत्थान कहा जा सकता है। यहीं से इस साम्राज्य ने अपना वो विशाल और संगठित स्वरूप लिया जिसके लिए वो आज भी जाना जाता है। जरा इस स्थिति की कल्पना की जाए। मैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हूँ और जब मेरे पिता हुमायूं का निधन हुआ तब मेरी उम्र महज 13 साल थी। एक किशोर के कंधों पर एक विशाल लेकिन पूरी तरह से अस्थिर और बिखरते हुए साम्राज्य को बचाने की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। इतनी कम उम्र में इतना भारी मानसिक और राजनीतिक दबाव झेलना वाकई एक ऐतिहासिक क्षण था। अब बाहर से इस घटना को देखा जाए तो ये वो समय था जब साम्राज्य लगभग खत्म होने की कगार पर था। लेकिन 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया।
युवा अकबर और उसके बेहद वफादार संरक्षक बैरम खान ने मिलकर हेमू की मजबूत सेना का सामना किया। इस जीत ने न केवल मुगल साम्राज्य की रक्षा की, बल्कि उसे भारतीय परिदृश्य में बेहद मजबूती से दोबारा स्थापित कर दिया। चौथा अध्याय, उच्च प्राप्ति वाले प्रशासनिक सुधार। देखिए, सैन्य विजय अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक साम्राज्य केवल तलवारों के दम पर लंबा नहीं टिक सकता। उसे एक परिष्कृत प्रशासन और शासन प्रणाली की जरूरत होती है, और इन्हीं सुधारों ने अकबर की विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित कर दिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये शासन प्रणाली अपने समय से बहुत आगे की चीज थी। मनसबदारी प्रणाली किसी भी इतिहास के छात्र के लिए ये एक बेहद जरूरी विषय है। इसे एक संयुक्त सैन्य और सिविल सेवा ढांचे के रूप में समझा जा सकता है। हर अधिकारी को एक मनसब यानी एक रैंक दी जाती थी, जो यह तय करती थी कि उसे कितना वेतन मिलेगा और उसे राज्य के लिए कितने घुड़सवार बनाए रखने होंगे। इस एक व्यवस्था ने पार्श्विक बल की जगह एक दोष रहित और व्यवस्थित शासन प्रणाली को पूरी तरह स्थापित कर दिया। कर वसूली यानी टैक्स कलेक्शन का एक और क्रांतिकारी तरीका सामने आया, जब्ती प्रणाली। इसमें जमीन की बहुत ही सावधानी से पैमाइश की जाती थी और फसल की पैदावार के पिछले 10 सालों के औसत को निकालकर टैक्स तय किया जाता था। इस पूरी शानदार व्यवस्था के पीछे अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल का सबसे बड़ा हाथ था। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी भी साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ को समझने के लिए बिल्कुल आवश्यक है। पांचवां और आखिरी अध्याय, पतन के बीज। एक शानदार साम्राज्य का उदय और मजबूत प्रशासन तो देख लिया गया, लेकिन हर ऐतिहासिक यात्रा का एक दूसरा पहलू भी होता है। एक बेहद मजबूत इमारत आखिर कैसे कमजोर पड़ने लगती है, चलिए थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। इन दो रणनीतियों की तुलना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ अकबर के पूर्वजों का प्रारंभिक सैन्य दृष्टिकोण है, जिसमें मुख्य रूप से पार्श्विक बल, तोपखाना और बारूद का इस्तेमाल किया गया, और दूसरी तरफ है अकबर की सुदृढ़ीकरण नीति, जहां तलवार के साथ साथ राजपूत नीति और प्रशासनिक सुधारों का उपयोग करके लोगों का दिल जीता गया। ये साफ दिखाता है कि सत्ता हासिल करना और सत्ता को बनाए रखना दोनों बिल्कुल अलग अलग कलाएं हैं। इतिहास के पन्नों में इन दोनों अलग अलग रणनीतियों ने बेहद अलग परिणाम दिए। इसी विश्लेषणात्मक सोच के आधार पर आज जो कुछ भी समझा गया है उसे थोड़ा परखा जाए। मेंस की तैयारी करने वाले छात्रों और इतिहास प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन टास्क है इन दोनों रणनीतियों का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए एक विस्तृत उत्तर नीचे कमेंट्स में साझा किया जा सकता है। जो उत्तर सबसे सटीक और गहरा होगा उसे पिन किया जाएगा। यह एक्टिव लर्निंग का एक बहुत ही शानदार तरीका है, तो इस चर्चा में हिस्सा लेना काफी फायदेमंद हो सकता है। तो आज के इस ऐतिहासिक चर्चा को एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म किया जाता है। औरंगजेब के बाद की कठोर नीतियां अंततः इस इतने शानदार और सावधानी से सुदृढ़ किए गए साम्राज्य को कैसे छिन्न भिन्न कर देंगी। एक ऐसा साम्राज्य जिसे बनाने और सहेजने में कई पीढ़ियां लग गई, वो आखिर कैसे बिखरने लगा? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे अगले ऐतिहासिक विश्लेषण की ओर ले जाएगा, जहां मुगल वास्तुकला के स्वर्ण युग और उसके बाद के पतन पर गहराई से चर्चा होगी। तब तक के लिए इतिहास को गहराई से जानने और समझने का यह सफर ऐसे ही जारी रहेगा।